नमस्कार। आज का दिन भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा हुआ है। आज से ठीक 5 दशक पूर्व सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक ऐतिहासिक निर्णय में, जिसे हम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के नाम से जानते हैं, उसका जजमेंट दिया। आज का दिन हम कह सकते हैं कि केशवानंद भारती जजमेंट डे है। साथ में आज ही के दिन भारत सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत दिवस की भी घोषणा की है। आज के दिन को हम पंचायत दिवस के रूप में भी मनाते हैं। लेकिन आज का हमारा विषय केशवानंद भारती मामला रहेगा, जिसकी पूर्व की स्थिति, उसके पश्चात की स्थिति, उसके निर्णय को, उसमें दिए गए निर्णय में जहां हम देखते हैं कि मूल ढांचा को प्रस्तुत किया गया, तो क्या है मूल ढांचा, क्या है केशवानंद भारती मामला, उससे पूर्व की स्थिति क्या है, इन सभी विषयों पर हम आज आलोक सर से चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार शिवम जी। ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा शिवम जी ने कहा, इसने भारतीय लोकतंत्र की दशा दिशा बदल दी। और जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये स्वर्णिम इतिहास की रचना हुई। आपको पता होना चाहिए कि इसके पूर्व विधायिका और न्यायपालिका में बहुत द्वंद्व चल रहा था। एक प्रकार का उनके बीच में साइलेंट वॉर चल रहा था। केशवानंद भारती ने इस युद्ध की स्थिति में एक समन्वय स्थापित किया, एक बैलेंस बना दिया जी। और शायद इसीलिए केशवानंद भारती को हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और लीडिंग केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। केशवानंद भारती कई रूप में आपको पता होगा, बहुत ही अनूठा केस है। कैसे? मैं आपको बताऊं कि केशवानंद भारती एक पहला ऐसा केस था जिसमें सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के जज, उस समय के सबसे बड़ा बेंच, 13 जजों का बेंच बना। इस केस की सुनवाई 70 कार्य दिवस चली, जिसमें 33 दिन सिर्फ नानी पालकी वाला ने बहस किया जी। और आपको बताऊं कि उस समय का ये सबसे बड़ा रिपोर्टेड जजमेंट था। सबसे बड़ा, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, सबसे बड़ा रिपोर्टेड जजमेंट। और जजों की इसमें सहमति नहीं बन पा रही थी। खास बात ये जी, जजों की सहमति नहीं बन पा रही थी कि इस ओर जाएं या उस ओर जाएं, क्या करें। ये तो बाद में आप कहिए कि जस्टिस खन्ना साहब ने एक तरफ अपना जो है निर्णय दे दिया और उसके कारण जो है निर्णय 7-6 से आ गया जी। बड़ा ही फ्रैक्चर्ड वर्डिक्ट हुआ। बट केशवानंद भारती एक अद्वितीय अनोखा केस है। केशवानंद भारती ने आपको बताया मूल ढांचा किसे कहते हैं जी। अब शिवम जी, मैं आपको बताऊं, चूंकि आपने मूल ढांचे की भी बात की थी, ये मूल ढांचा का प्रश्न बहुत बार अब भी उठता है कि मूल ढांचा संविधान में, संविधान तो खुद मूल विधि है, फिर मूल ढांचा कैसे हो सकता है। मैं आपको बताऊं कि एक बार इस देश में 1964 के आसपास एक यहाँ पर दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ था और उस प्रोग्राम के तहत ग्रैनविले ऑस्टिन ने इस बात की चर्चा की थी जी। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फीचर जिसको आप कहते हैं। जापान वगैरह जैसे संविधान में इसकी चर्चा है, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि साहब मूल ढांचा, संविधान तो मूल विधि, इसमें क्या मूल ढांचा होगा जी। तो इस पर बड़ा बहस था। और मुझे याद है, आपको भी शायद पता हो, दर्शकों को भी पता होगा, श्रोताओं को भी पता होगा, कि इस बात की चर्चा सबसे पहले हम लोगों ने सज्जन सिंह केस में मूल ढांचा की लाई, मूल ढांचा की चर्चा हुई। हालांकि उस पर कोई विशेष निर्णय नहीं आ पाया था उस समय। बाद में केशवानंद भारती में निर्णय आया और केशवानंद भारती ने मूल ढांचा की बात की। मूल ढांचा क्या है? तो मूल ढांचा संविधान का वो मौलिक आधारभूत स्तंभ है जिसके ऊपर संविधान की पूरी जो है बिल्डिंग, पूरी जो इमारत है वो टिकती है। और यदि आप एक भी पिलर को हटा देते हैं तो संविधान का ढांचा जो है वो ठहर नहीं पाता, वो बिखर जाता है। और इसीलिए इसको हम लोग बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। मैं विधि के लोगों को खास करके ये बताना चाहूँगा, शायद आप ये बात जानते हो ना जानते हो, मुझे नहीं पता है, लेकिन बीइंग टीचर ऑफ लॉ आई शुड टेल यू, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मूल ढांचा किसी संविधान के अनुच्छेद में नहीं होता है। ये मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्वर्णिम धागे की तरह है जो सारे संविधान में प्रवाहित है।
ये किसी एक धारा में, किसी एक अनुच्छेद में समाहित नहीं है। शायद कक्षाओं में हम लोग ऐसा पढ़ते, लेकिन ये तथ्य नहीं है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक फीचर इट्स बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी किसी एक धारा में, किसी एक अनुच्छेद में नहीं आ सकता कभी भी। आप इस बात को ध्यान से समझेंगे। तो मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट यही है। यहाँ हम यदि आगे बात करें, बहुत से दर्शकों का यह प्रश्न भी रहता है कि हम मूल ढांचे के प्रावधानों को हम कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने अगर देखें तो समय समय पर मूल ढांचे को बताया है कि ये प्रावधान हमारे मूल ढांचे में रहेंगे। तो यहाँ आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि मूल ढांचे में किन किन प्रावधानों को हम शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल सटीक प्रश्न पूछा है आपने। मूल ढांचे की कोई फहरिस्त नहीं है, कोई लिस्ट नहीं है जी। जैसी परिस्थिति होगी, जैसी स्थिति होगी, जैसा प्रश्न उठाया जाएगा, उसके आधार पर उच्चतम न्यायालय अपना निर्णय लिखता है। लेकिन साधारण तौर पे आप ये समझ लें कि संविधान की जो मूल भावना है वो मूल ढांचे में आती है, और मूल भावना संविधान के उद्देशिका में, यानी प्रियम्बल जिसको आप कहते हैं, उसमें लिखा है जी। वो नटसेल है संविधान का, और इसीलिए शायद उसको हमने बाद में लिखा था। इस बात की चर्चा हमारे संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स के वॉल्यूम 10 के पेज 456 पे बड़े अच्छे ढंग से लिखी है। भी देखिए, इस उद्देशिका को बाद में इसीलिए लिखा गया हम संविधान के सारे मूल बातों को उसमें लिख सकें। तो वो मूल बातें जो आप पढ़ते हैं, संप्रभुता की बातें, पंथ निरपेक्षता की बातें, तो लोकतंत्र की बातें, वो सारे मूल संरचना में आते हैं। रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू आपने सुना होगा। आपने सुना होगा साहब इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का केस, जिसमें हमने कहा डेमोक्रेसी इज बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो लोकतंत्र भी हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है। तो ऐसी एक हम लिस्ट बनाते, बट ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, ये इलस्ट्रेटिव है जी। ये आप उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं जी। और ये लिस्ट बढ़ती जाएगी, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसका कोई विशेष प्रकार का परिधि नहीं है जिसको हम परिधि में बांध सकें, इसका कोई प्रोविंस नहीं है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो जैसी परिस्थिति आएगी, अभी आपको पता होगा पीछे जो है कह दिया उन्होंने कि साहब न्यायिक स्वतंत्रता, ये भी मूल ढांचे में आता है। तो ऐसे कई सारी चीजें मूल ढांचे में आएगी और समय समय पर उच्चतम न्यायालय उसको निर्धारित करेगा और उसी के आधार पर हम लोग मूल ढांचे का निर्धारण करेंगे। जी। यदि हम केशवानंद भारती केस के पूर्व की स्थिति में चलें तो उच्चतम न्यायालय का 1962 का मामला, जिसको हम शंकरी प्रसाद मामला कहते हैं, यह मामला क्या था और इसमें उच्चतम न्यायालय ने क्या निर्णय दिया, साथ ही इस मामले में प्रथम संवैधानिक संशोधन को की वैधता को चुनौती क्यों दी गई। देखिए, शंकरी प्रसाद का मामला 1951 का वाद है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपनी व्याख्या दी और मैं आपको बताऊं, देखिए जो आप लॉ पढ़ते हैं ना, लॉ इज नॉट वेरी सिंपल, लॉ इज पॉलिटिक्स, इसमें भी एक प्रकार की नीति राजनीति छिपी होती है जी। आप परिकल्पना करें कि जब ये संविधान का निर्माण हुआ और जो संविधान सभा के सदस्य थे, आपको पता होगा 21 कमेटियां थी उसमें जी। अब संविधान बनाया गया तो संविधान बनाने वाले लोग एक से बढ़कर के एक थे जी। उन्होंने संविधान का निर्माण किया और ये सुप्रीम कोर्ट, ये उसके पहले चीफ जस्टिस का नाम शायद आप जानते होंगे, हीरालाल जे कान्या थे जी। अब हीरालाल जे कान्या की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती, वो नेहरू जी और कलाम साहब और बाकी लोगों द्वारा बनाए गए जो इतने बड़े बड़े लोग थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अन्य लोग जो भी थे वहाँ, उनके द्वारा बनाए गए संविधान के विपरीत कोई निर्णय लिखते हैं ये शायद वो स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे, क्योंकि अभी अभी देश आज़ाद हुआ था, अभी अभी संविधान लागू हुआ था, संविधान बनाने वाले लोग हमारे देश में थे, वो अब प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री बन गए थे और इतने बड़े बड़े राजनेता थे, कोई साधारण लोग नहीं थे, अत्यंत असाधारण क्षमता के लोग थे। उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई निर्णय देना ये अकल्पनीय विषय था जी। तो उस समय शंकरी प्रसाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि भाई विधायिका जो है उसको ये सर्वशक्तिमान है और वो संविधान का संशोधन कर सकती है और मूल अधिकार का भी संशोधन हो सकता है। तो उसमें कोई, और इसके लिए उन्होंने ये भी कह दिया कि विधि में संविधान नहीं आता, विधि में संशोधन नहीं आता, क्योंकि अनुच्छेद 13 के खंड 2 में लिखा है कि राज्य कोई ऐसी विधि का निर्माण नहीं करेगा जो मूल अधिकारों का हनन करती हो। तो वो पहले ही उन्होंने मान लिया था कि साहब ऐसा नहीं हो सकता, तो उन्होंने अपना निर्णय लिख दिया 1951 में। अच्छा, तो शंकरी प्रसाद मामले को भविष्य में उच्चतम न्यायालय ने
अगर इसको पलटा है तो वो किस मामले में इसको बदल दिया और वह निर्णय क्या था? नहीं देखिए, गोलकनाथ केस में मैं आपको बताऊं, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब लगातार संविधान में संशोधन होते रहे और मौलिक अधिकारों का जिस प्रकार से विधायिका ने हनन किया या जिस प्रकार से मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया, तो इस प्रकार से बार एंड बेंच, आउटसाइड पार्लियामेंट, इनसाइड पार्लियामेंट, बड़ी चर्चा हो गई इस बात पर कि यदि सर्वोच्च न्यायालय इस प्रकार से मूक दर्शक बना रहेगा और जो हमारे मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार जी, जिसको हम ट्रांसेंडेंटल, नेचुरल, प्रिमोर्डियल, इमॉर्टल राइट्स कहते हैं, जिसका हनन नहीं हो सकता जी, उसका लगातार हनन हो रहा है, उसका लगातार जो है क्षरण हो रहा है, लेकिन जो है सर्वोच्च न्यायालय कुछ नहीं बोल रही है। अब सर्वोच्च न्यायालय भी बहुत दबाव में आ गया था। सर्वोच्च न्यायालय 1967 में निर्णय ले लेता कि इस बार यदि मौका मिला जी, तो हम निर्णय को पलट देंगे और हम लिख देंगे कि नहीं, अब संविधान में मूल अधिकारों का संशोधन नहीं हो सकता है। आपको बताऊं कि गोलकनाथ में भी 6-5 से निर्णय आया, 11 जज का बेंच था जी, और इस निर्णय में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अब आप मौलिक अधिकारों का किसी भी प्रकार से संशोधन नहीं कर सकते। और इस बात को कहने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि देखिए, अनुच्छेद 13 के खंड 2 में जो आपने लिखा है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, उस विधि में संशोधन भी आता है, तो राज्य कोई ऐसा संशोधन नहीं करेगा जिसमें मौलिक अधिकारों का हनन हो। तो इस प्रकार से इन्होंने ये निर्णय लिया। फिर इनसे कई और भी सवाल पूछे गए गोलकनाथ में, न्यायालय ने उसके बड़ी अनूठे उत्तर भी दिए। उसमें कभी आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा पढ़ करके, कितना अनूठा प्रयास था न्यायालय द्वारा। बट न्यायालय इस बार बिल्कुल प्री मेडिटेटेड माइंड से बैठा था कि इस बार निर्णय तो हमें यही देना है कि साहब संविधान में मौलिक अधिकारों का संशोधन, मौलिक अधिकारों का हनन, मौलिक अधिकारों का क्षरण नहीं हो सकता है जी। वो पहले ही से मान के बैठे थे, तो उन्होंने यही निर्णय लिख दिया जी। तो गोलकनाथ मामले के समय यदि हम देखें तो सरकार भी अपने बहुमत में थी, तो क्या सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया इस मामले को बदलने के लिए? अगर किया है तो वह कौन सा संशोधन रहा है? नहीं देखिए, इसका फिर इसके बाद आपको पता होगा संविधान में संशोधन हुआ। आपको पता होगा 24वां संविधान संशोधन वर्ष 1971 में हुआ, जो वर्ष फिर अद्वितीय वर्ष है। आपको पता होगा जी, इंदिरा गांधी उसमें बहुत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर थी जी, और उनके पीछे पूरा देश खड़ा था। वो बंगाल लिबरेशन में भी उन्होंने काम किया और वो एक इस्टेब्लिश्ड नेशनल लीडर थी, हमारी प्राइम मिनिस्टर थी। तो उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, हमें इस परिस्थिति को बदलना पड़ेगा। तो उन्होंने 24वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 368 में, दोनों में उन्होंने परिवर्तन कर दिया। क्योंकि बार बार यही प्रश्न उठ रहा था कि अनुच्छेद 368 में जी उनको पावर नहीं है, सिर्फ प्रोसीड्योर वर्ड लिखा है जी। तो इंदिरा गांधी वॉज ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, आई विल से शी वॉज ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर एंड टीचर। व्हाट शी डिड, तो 368 का उन्होंने मार्जिनल नोट पहले बदल दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये प्रोसीड्योर ही नहीं है, पावर भी। उन्होंने पावर एंड प्रोसीड्योर लिख दिया जी, पहली बात। दूसरी बात, उसमें उन्होंने फिर खंड लिख दिए, 4 खंड उसमें आ गए और उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि संविधान के किसी भी प्रावधान का, आप जब 368 की भाषा पढ़ेंगे जो 24वां संविधान संशोधन में आया, तो बड़ा मजा आएगा आपको। उन्होंने लिख दिया, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट नाउ मे अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील। मैं बड़ी स्पष्ट भाषा में उन्होंने लिख दिया कि पार्लियामेंट को यह शक्ति है, किसी भी प्रावधान का संशोधन कर सकती है बाय एडिशन, वेरिएशन और रिपील। एडिशन का मतलब जोड़ना, वेरिएशन का मतलब परिवर्तन करना, और रिपील का मतलब उसको हटाना। तो किसी भी प्रकार से संविधान का संशोधन और किसी भी प्रावधान का संशोधन हो सकता है। यानी उन्होंने पार्लियामेंट को अब सर्वशक्तिमान बना दिया फिर से। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट नहीं कर पाएगी ये काम, उन्होंने नाक में उनके नकेल लगा दी 1967 में। 1971 में इंदिरा गांधी ने उसको परिवर्तित कर दिया। और आपको बताऊं, ये बड़ी मजेदार बात है कि जो भी गोलकनाथ के निर्णय में एक एक करके लिखा गया, प्रधानमंत्री और पार्लियामेंट ने उसको सीधा उल्टा करके 24वां संविधान संशोधन में लिख दिया। और अनुच्छेद 13 में यह भी लिख दिया कि यहाँ की कोई बात संविधान संशोधन में लागू नहीं होती। आपने कहा था ना विधि में संविधान संशोधन आता है, उन्होंने कह दिया विधि में संविधान संशोधन नहीं आता है। और अब सिर्फ अनुच्छेद 13 में उन्होंने नहीं लिखा, ये 368 में भी उन्होंने लिख दिया
अनुच्छेद 13 में खंड 4 में लिखा और अनुच्छेद 368 में भी फिर उन्होंने खंड जोड़ा और उसमें भी स्पष्ट रूप से उस बात की उन्होंने व्याख्या लिख दी। तो इस प्रकार से पूरी परिस्थिति को कहते हैं ना बिल्कुल यू टर्न कर दिया, बिल्कुल 180 डिग्री परिवर्तन हो गया। अच्छा, अगर हम आगे देखें तो अभी तक भारत में संविधान निर्माण से लेके 2023 तक कितने संवैधानिक संशोधन किए गए हैं, साथ ही उच्चतम न्यायालय ने कितने मामलों में बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के विरुद्ध संवैधानिक संशोधनों का परीक्षण किया है। यदि आप बताना चाहें तो ये ऐसे कितने मामले रहे होंगे कि जिसमें संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया। देखिए, जहाँ तक संविधान संशोधन की बात है तो अभी तक 104 संविधान संशोधन जो मेरी यादाश्त में है हुआ है जी। और जो आपने अगली बात कही कि सुप्रीम कोर्ट ने कितने, तो ऐसे बहुत सारे निर्णय हैं जिसमें इस प्रकार का प्रश्न उठा और इसके कई बड़े इंटरेस्टिंग उदाहरण भी हैं जी। आपको पता हो, मैं आपको फिर केशवानंद भारती से बताना चाहूँगा जी कि केशवानंद भारती एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है और इस केस में आप देखिए गोलकनाथ में कहा पार्लियामेंट कांट अमेंड फंडामेंटल राइट्स, 1971 में कहा पार्लियामेंट हर प्रोविजन को अमेंड कर सकती है जी। केशवानंद भारती ने इसमें सामंजस्य बिठाया, थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस। तो केशवानंद भारती सिंथेसिस का केस है, उसमें बड़ी चालाकी से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये देखिए भाई ऐसा है कि संविधान संशोधन तो हो सकता है जी, पार्लियामेंट सारे प्रावधानों का संविधान संशोधन तो कर सकती है, लेकिन कौन से संविधान संशोधन की अनुमति है और कौन सी की नहीं है ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक फीचर के आधार पर तय होगा। और डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बताएगा कौन बताएगा डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आता है जी। तो वो हम बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट बताएगा जी। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को एक शक्ति भी दे दी और उनकी शक्ति छीन भी लिया और कह दिया कि भाई डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जाओगे तो आपका ये अमेंडमेंट नहीं चलेगा। और डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर निर्धारित कौन करेगा, तो वो हम करेंगे। तो बड़ी चालाकी से सामंजस्य की स्थिति सुप्रीम कोर्ट ने, तो जो अभी तक टग ऑफ वॉर चल रहा था विधायिका और न्यायपालिका में, उसको कहीं ना कहीं अब कोर्ट के जजेज को भी लगा देखिए भाई इस प्रकार से न युद्ध करके और इस प्रकार से न स्ट्रगल करके हम नहीं चला सकते इस संविधान को, तो कहीं ना कहीं सामंजस्य बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने एक सामंजस्य बना दिया। अब 1973 के बाद 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी निर्णय आए जिसमें संविधान संशोधन हुआ और उसमें किसी भी प्रकार का प्रश्न उठा तो अब डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पे उसका निर्धारण होता है जी। जैसा आप जानते भी होंगे कि केशवानंद भारती के निर्णय के बाद भी 42वां संविधान संशोधन जो हमारे आपातकाल की स्थिति में हुआ था, 42वां संविधान संशोधन को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसमें फिर उन्होंने अनुच्छेद 368 में खंड 4 और खंड 5 इंदिरा गांधी ने जोड़ दिया। और इंदिरा गांधी बड़ी स्मार्ट थी, मैं आपको बताऊं, शी वॉज ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जी। संविधान को समझना है तो आपको इंदिरा गांधी को समझना पड़ेगा, उसके बिना आप संविधान को नहीं समझ पाएंगे। अब इंदिरा गांधी की चालाकी देखिए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने खंड 4 और खंड 5 अनुच्छेद 368 में लिख दिया कि किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में किसी भी संविधान संशोधन को किसी भी प्रकार से चैलेंज नहीं किया जाएगा, कंप्लीट एम्बार्गो। और फिर उन्होंने लिखा कि फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट अनुच्छेद 368 के खंड 5 में हम आपको ये बता दें कि भाई कोई भी अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट करती है वो उसके पावर में है, वो कर सकती है और आप उसको किसी भी प्रकार से कहीं भी उत्तरित कहीं भी प्रश्न चिन्हित नहीं कर सकते। उन्होंने बड़े क्लियर वर्ड्स में लिख दिया। तो एक कालखंड यहाँ समाप्त हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी लगातार, जैसा आप कई केसेस में पढ़ते होंगे, कई जगह सुना होगा, एनजेसी का भी मामला है, आपको जानकारी होगी, उसमें भी इसी बात पर चर्चा आई कि भाई क्या संविधान संशोधन इस प्रकार का संभव है जिसमें हम एनजेसी बना दें, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बना दें। 124 से 124 भी 124 ही आपने जोड़ा, 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। तो फिर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने उसको फिर से स्ट्रक डाउन किया। तो इस प्रकार से एक संवैधानिक सामंजस्य बनाया गया है, स्थापित किया गया है। और इसीलिए केशवानंद भारती
जिसने इसका आधार स्तंभ ले डाउन किया, वो जाना जाता है, माना जाता है, और आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो एक बहुत लीडिंग केस है। जी। अच्छा, सरकार के द्वारा ऐसे कोई संवैधानिक संशोधन जिनको उच्चतम न्यायालय में मूल आधार पर चुनौती दी गई हो, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उनको बरकरार रखा हो, ऐसे कोई मामले हमारे सामने, ऐसे कोई संशोधन हमारे सामने हैं? नहीं, जैसा एक उदाहरण तो हमने अभी आपको दिया, 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जी, जिस पे अभी भी चर्चा चल रही है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने उसको निरस्त कर दिया कि नहीं हो पाएगा ऐसा, लेकिन सरकार बार बार प्रयास कर रही कुछ प्रकार की कोई व्यवस्था बने जी। तो सरकार शायद वो व्यवस्था बनाए। अब देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। कभी तक यही जानकारी में था कि सिर्फ संविधान संशोधन को डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर आप चैलेंज कर सकते, जी। लेकिन मैं आपको बताऊं, नई व्यवस्था में IR कोलो वर्सेस तमिलनाडु राज्य आप जानते होंगे, उसमें न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि न सिर्फ संविधान संशोधन को बल्कि हम विधि को भी डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर चैलेंज कर सकते हैं। जी, वो हो सकता है, उसको किया जा सकता है। तो अब ये स्थिति बनी है कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर सिर्फ संवैधानिक संशोधन की ही परीक्षा नहीं करेगा, वो साधारण विधि की भी परीक्षा करेगा। जी, जी हाँ। तो आज की परिचर्चा में हमने केशवानंद भारती केस को समझने का प्रयास किया, साथ ही उसके पूर्व की स्थिति, उसके पश्चात की स्थिति को देखने का प्रयास किया। सर ने बहुत ही सहज तरीके से मेरे प्रश्नों को, आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास किया। ये था हमारा आज का कार्यक्रम। इस वीडियो को आप हमारे लॉ पाठशाला चैनल पर देख सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए हमारे लॉ पाठशाला चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आपके कोई प्रश्न हो तो जरूर लिखें और पूछें, इससे आपकी जिज्ञासा को हम शांत कर पाएंगे और हम अपना ज्ञान वर्धन और आपके लिए ज्ञान अर्जन भी कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।